नमस्कार दोस्तों, क्या रशिया नए इंजन से पाकिस्तान के JF-17 को भारतीय तेजस फाइटर जेट से ज्यादा ताकतवर बनवा रहा है? क्या ब्रह्मोस का एयर टू एयर वेरिएंट भी बनाया जा रहा है? भारत अपने फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम कर रहा है? लद्दाख में चाइना का मुकाबला करने के लिए कौन सा नया एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल से लिया गया है? और क्या दुश्मन हमें धोखे से एक सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक करके हरा सकता है या नहीं? ये सारे सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पंकज शर्मा जी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या रशिया JF-17 के लिए पाकिस्तान को नया इंजन प्रोवाइड करवा रहा है? पंकज जी, आपने सही सुना है। JF-17 में रशियन RD-93 इंजन लगता है जो मैक्सिमम 85 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है। लेकिन रशिया अब इस RD-93 इंजन का एक नया वेरिएंट RD-93MA तैयार करके JF-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट के लिए उपलब्ध करवा रहा है। पहले जहां RD-93 इंजन 85 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता था, तो नया या अपग्रेडेड RD-93MA इंजन 91 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करेगा। चाइना पाकिस्तान के लिए जो JF-17 का ब्लॉक 3 अपग्रेड तैयार कर रहा है, जिसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स, ASA रडार के साथ ही इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST सिस्टम भी लगाया जा रहा है। इन अपग्रेड्स के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जो नए इंजन से मिल सकेगी। इन अपग्रेड से JF-17 का वजन थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन रशिया जो ज्यादा थ्रस्ट वाला इंजन दे रहा है उसकी सहायता से JF-17 ब्लॉक 3 की परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ बढ़ ही जाएगी। इस नए इंजन में कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम के साथ ही अचानक इंजन के बंद होने पर इमरजेंसी इंजन स्टार्ट मोड भी लगाया जा रहा है। इनसे इस इंजन को कहीं ज्यादा रिलायबल बनाया जा सकेगा, जो JF-17 जैसे एक इंजन वाले फाइटर जेट की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि भारत ने रशिया से इस बात पर ऐतराज किया था कि जो इंजन हम अपने MiG-29 में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी इंजन का अपग्रेडेड वर्जन हमारे दुश्मन देशों को क्यों दे रहा है। लेकिन रशिया को अपनी कमाई भी बढ़ानी है, इसलिए वह इस अपग्रेडेड इंजन को चाइना व पाकिस्तान के लिए ही डेवलप कर रहा था। वैसे अभी इस इंजन के ट्रायल्स पूरे नहीं हुए हैं और इसे सर्टिफाइड होने में कुछ समय और लगेगा। वैसे भारत को इस इंजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही इसकी थ्रस्ट क्षमता काफी ज्यादा है और ना ही इसकी रिलायबिलिटी उन अमेरिकन इंजन से अच्छी है जो तेजस फाइटर जेट में लगाए जा रहे हैं। अमेरिकी 404 व 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले F414 इंजन बेहद फ्यूल एफिशिएंट व लॉन्ग लाइफ वाले होते हैं। इन अमेरिकी इंजनों में एडवांस्ड सेंसर लगे हैं जो इसे कंप्यूटराइज तरीके से कंट्रोल करते हैं। इसी कारण ये रशियन इंजन्स के मुकाबले काफी ज्यादा रिलायबल हैं। आपने कई बार सेम कैटेगरी के JF-17 के क्रैश होने की खबरें सुनी हैं, लेकिन आज तक एक भी तेजस किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ है। अगला सवाल शांतनु चक्रवर्ती जी का है, जो पूछ रहे हैं कि क्या ब्रह्मोस का एयर टू एयर वेरिएंट बनाया जा सकता है? शांतनु जी, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड, पिन पॉइंट एक्यूरेसी व मैन्यूवर्स करने की क्षमता के कारण वह सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस के एयर लॉन्च्ड वेरिएंट के लगने के बाद अक्सर ये बातें शुरू हो जाती हैं कि क्या ब्रह्मोस का एयर टू एयर वेरिएंट भी बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए, ब्रह्मोस का जो एयर लॉन्च वर्जन है उसका वजन लगभग 3000 किलोग्राम है। इतनी भारी मिसाइल से हम मीटियोर, M120 या अस्त्रा BVR मिसाइलों की तरह 60G के ग्रेविटेशनल मैन्यूवर्स करके फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। M120 या अस्त्रा जैसी मिसाइल्स का वजन लगभग 150 किलोग्राम तक ही होता है। इसीलिए ऐसी कई मिसाइलों को एक ही फाइटर जेट ले जा सकता है। अगर M120 या अस्त्रा मिसाइल की रेंज को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल ऐड किया जाएगा, तो ये BVR मिसाइल्स ज्यादा मैन्यूवरिंग नहीं रह पाएंगी और सिर्फ रिफ्यूलिंग टैंकर्स व अवाक्स जैसे स्लो मूविंग व बड़े टारगेट्स को ही डिस्ट्रॉय कर सकेंगी।
अगर ब्रह्मोस का वजन 300 किलोग्राम तक कर दिया जाए तभी इसे अवाक्स को टारगेट करने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन 3000 से 300 किलोग्राम तक वेट कम करने की जगह इंजीनियर्स अस्त्रा के MK2 वेरिएंट को ही मॉडिफाई करके 350 किलोमीटर की रेंज हासिल कर लेंगे। इसमें डेवलपमेंट टाइम भी कम लगेगा व कई सारी अस्त्रा मिसाइल्स एक ही फाइटर जेट्स पर लगाई जा सकेंगी। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मोस का एयर टू एयर वेरिएंट बनाया जाएगा। हां, ब्रह्मोस की रेंज को 300 से बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक किए जाने की कोशिशें चल रही हैं। दोस्तों, अगला सवाल गौरव जी का है, जो पूछते हैं कि इंडिया अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ कर भी रहा है या नहीं। गौरव जी, भारतीय सरकार व इंडियन एयरफोर्स पूरा ध्यान इस तरफ लगाए हुए है और जल्दी ही हम अपनी मौजूदा फाइटर जेट स्क्वाड्रन, जिनकी संख्या 30 है, उसे बढ़ाकर 42 तक पहुंचा देंगे, ताकि अगर चीन व पाकिस्तान दोनों की तरफ से एक साथ अटैक कर दिया जाए तो भी इंडियन एयरफोर्स आसानी से उनका सामना कर सके। अब यह स्क्वाड्रन संख्या बढ़ाने का काम कैसे होगा, आइए जानते हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 फाइटर जेट्स होते हैं। इंडियन एयरफोर्स में जल्दी ही 36 राफेल जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 स्क्वाड्रन बढ़ जाएंगी। 272 सुखोई 30 MKI पहले से मौजूद हैं। रशिया से जल्दी ही 21 MiG-29 व 12 सुखोई 30 MKI मिल जाएंगे। तेजस फाइटर जेट की एक स्क्वाड्रन तैयार हो चुकी है, जिसका नाम फ्लाइंग डैगर्स है। दूसरी तेजस स्क्वाड्रन भी तैयार हो रही है। इनिशियल बैच के 40 तेजस फाइटर जेट्स के बाद 83 तेजस 1A भी लिए जाएंगे, यानी कि टोटल 123 तेजस 1A वेरिएंट रहेंगे। तेजस के ज्यादा बड़े वेरिएंट यानी कि तेजस MK2 या कहें कि मीडियम वेट फाइटर की टोटल 200 यूनिट्स खरीदी जाएंगी। इसके अलावा जो 5.5 जनरेशन का M का स्टेल्थी फाइटर जेट तैयार हो रहा है, उसकी भी 150 यूनिट्स खरीदी जाएंगी। इसके अलावा MMRC डील के तहत 114 फाइटर जेट्स हम दूसरे देशों से खरीदेंगे। इस तरीके से आगे आने वाले 8 से 10 वर्षों में हमारे पास 42 फाइटर जेट स्क्वाड्रन तैयार हो जाएंगी। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स अपने मौजूदा बेड़े को भी पूरी तरह से अपग्रेड कर रही है। MiG-29 को UPG स्टैंडर्ड का कर दिया गया है, जिसमें अपग्रेडेड इंजन, एडवांस्ड एवियोनिक्स व जूक ASA रडार शामिल है। सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत बेहद पावरफुल ASA रडार व मॉडर्न एवियोनिक्स व जैमर से लैस किया जाएगा। मिराज 2000 में थेल्स के RDY-2 रडार लगाए जा चुके हैं, जिससे इसकी ट्रैकिंग रेंज 140 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है। साथ ही इनमें एडवांस्ड ग्लास कॉकपिट लगाया गया है, जिसमें मल्टी फंक्शन डिस्प्ले लगा है। हमारे डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक फाइटर जेट जैगवार को भी डेरिन 3 अपग्रेड दिए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत इनमें एडवांस्ड मल्टीमोड ASA रडार व हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम जैसे एडवांस्ड फीचर लगाए जा चुके हैं। फाइटर जेट्स के अलावा इंडियन एयरफोर्स जल्दी ही स्वदेशी तौर पर बनाए जा रहे अवाक्स एयरक्राफ्ट के दम पर इनकी संख्या को 5 से बढ़ाकर 20 करने जा रही है। इसी तरीके से मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट व C-17 जैसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, अगला सवाल साहिल रावत जी का है, जो पूछ रहे हैं कि अमित भाई, हमें किस फ्रेंडली कंट्री से कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम मिला है, प्लीज बताएं, बहुत कंफ्यूजन है। साहिल जी, जो रिपोर्ट निकलकर आ रही हैं उनके अनुसार इजराइल से हमें एडवांस्ड बैराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम की इमरजेंसी बेसिस पर डिलीवरी की गई है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शायद डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम भारत आएगा, लेकिन भारत के टेक्नीशियंस को इसे ऑपरेट करने का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे में इसे तुरंत डिप्लॉय नहीं किया जा सकता था। बैराक 8 के शिप बेस्ड वेरिएंट को पहले ही इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, इसलिए इंडियन टेक्नीशियंस बैराक 8 के एडवांस्ड ग्राउंड टू एयर वेरिएंट को अच्छे तरीके से चाइनीज फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स व हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बैराक 8 की रेंज 100 किलोमीटर तक है। हालांकि इसका एक एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट भी है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। अभी साफ नहीं हुआ है कि कौन सा वेरिएंट लिया गया है। बैराक 8 के एक लॉन्चर में 8 मिसाइल्स आती हैं और इन मिसाइल्स में 2 स्टेज स्मोकलेस पल्स्ड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है। गाइडेंस के लिए इनमें 2 वे डेटा लिंक के साथ ही एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल होता है।
दोस्तों अगला सवाल प्रथमेश डी जी का है, जो पूछते हैं कि भले ही हमारे पास अच्छे हथियार हों, लेकिन अगर दुश्मन धोखा देकर एक साथ ऑल आउट न्यूक्लियर अटैक कर देता है और हमें संभलने का मौका ही नहीं देता है तो क्या होगा और हम ऐसे में कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। प्रथमेश जी, इस तरह का अटैक 60 से 70 वर्ष पहले तो संभव था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत अपने दुश्मन देशों की हर एक्टिविटी पर ग्राउंड बेस्ड रडार्स, सैटेलाइट्स, अवाक्स एयरक्राफ्ट व ड्रोन्स के साथ साथ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से नजर रखता है और इसीलिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि अगर भारत कहीं भी, फिर चाहे बंगाल की खाड़ी में ही क्यों ना हो, अगर किसी मिसाइल की टेस्टिंग भी करता है तो इसकी जानकारी भारत को अपने पड़ोसी देशों को देनी होती है। इसी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का पालन पाकिस्तान व चीन को भी करना पड़ता है। ऐसे में एक भी मिसाइल बिना पहले दी गई सूचना के लॉन्च होती है तो तुरंत डिफेंस मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। अगर उस मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को ट्रैकिंग रडार्स, सैटेलाइट्स, अवाक्स आदि के द्वारा भारत की तरफ रिकॉर्ड किया जाता है तो तुरंत दो काम किए जाते हैं। पहला, उस मिसाइल को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से काउंटर मिसाइल लॉन्च होती है और दूसरा, उस दुश्मन देश पर एक साथ काफी सारी मिसाइल्स लॉन्च कर दी जाती हैं। इससे खास फर्क नहीं पड़ता है कि दुश्मन ने भारत के किस हिस्से पर अटैक किया है, क्योंकि हमारी न्यूक्लियर हथियार ले जाने लायक मिसाइल्स देश के अलग अलग बेहद सुरक्षित बंकर्स वाले इलाकों में तैनात हैं। इसके अलावा ऐसी ही मिसाइलें समुद्र में अलग अलग जगह पेट्रोलिंग कर रहे नेवल शिप्स के साथ साथ सबमरीन्स में भी तैनात होती हैं। अगर मान के चलें कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिसाइल्स न्यू दिल्ली की तरफ आ रही हैं, तो सैकड़ों की संख्या में मिसाइल्स भारत के अलग अलग ठिकानों से इंडियन ओशन, अरब सागर व यहां तक कि बंगाल की खाड़ी में तैनात जहाजों से लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ लॉन्च कर दी जाएंगी। हमारे सभी डिसीजन मेकिंग पर्सन्स जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आर्मी चीफ आदि जिन जगहों पर रहते हैं वहां पर उनके लिए सुरक्षित बंकर जमीन के नीचे तैयार किए हुए होते हैं, जो इन्हें हर तरह के अटैक से बचाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा एक पूरी चेन ऑफ कमांड बनी होती है, यानी अगर प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो फैसला कौन लेगा, अगर इस चेन में सेकंड पर्सन भी नहीं होते हैं तो कंट्रोल किसके हाथ में होगा आदि पूरा सिस्टम पहले ही तैयार रहता है। इस डिजिटल वर्ल्ड में हाईटेक सर्विलेंस होती है, इसलिए सरप्राइज अटैक जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है। मिसाइल्स तो बहुत बड़े लेवल की बात है। दुश्मन के एक एक सैनिक, मिलिट्री की एक एक गाड़ी, एक एक टैंक, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट आदि पर पूरी निगरानी रखी जाती है और उनकी हर मूवमेंट को रडार्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, अवाक्स एयरक्राफ्ट व जासूसों की पूरी टीम के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल जिनके फैक्ट बेस्ड जवाब हासिल करने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की, बुक्स पढ़ी, ऑफिशियल वेबसाइट्स को चेक किया, रिव्यूज, ब्लॉग्स आदि को चेक किया। उम्मीद करता हूं आपको अपने सभी सवालों के सटीक जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में इसी तरह के कुछ और सवाल भी हैं तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।